हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचायती राज और ये जो वीडियो है इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि पंचायती राज का ओरिजिन किस तरह हुआ, किस तरह इवॉल्व हुआ, साथ ही साथ जो बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, इनके रिकमेंडेशंस और इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन कर चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम डील करेंगे बेसिकली जो डिफरेंट और मेजर कमिटीज जो कि कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं रिगार्डिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आपके जीवी के राव कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी, थंगडॉन कमेटी, साथ ही साथ गडगिल कमेटी। तो ये सारे कमेटीज के जो रिकमेंडेशंस थे और क्या क्या इंपॉर्टेंट सजेशंस थे उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। और एंड में जो है हम डिस्कशन करेंगे क्या जो अर्लियर मेजर स्टेप्स लिए गए थे इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ओके, तो उसके ऊपर भी डिटेल में थोड़ा सा आखिर में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो है जीवी के राव कमेटी, जो कि एक मेजर कमिटीज, कुछ मेजर रिकमेंडेशंस इन्होंने भी दिया था रिगार्डिंग जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या है, इनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें क्या याद रखने हैं उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो है द कमिटी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, जो भी एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव से रिगार्डिंग अरेंजमेंट था फॉर रूरल डेवलपमेंट उस टाइम पे। ओके, तो उसे रिव्यू करने के लिए कमिटी सेटअप की गई थी, विच इज नोन एज जीवी के राव कमिटी। एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, तो उस टाइम पे यानी कि 1985 के टाइम पे जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को बेसिकली रिव्यू करने के लिए कमिटी गठन की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जीवी के राव, ओके, हु वाज अपॉइंटेड एज द प्लानिंग कमीशन इन 1985। तो ये जो है प्लानिंग कमीशन के द्वारा अपॉइंट की गई थी कमिटी। Second, the committee came to conclusion that the development process was gradually bureaucratized and divorced from Panchayati Raj, which was against the democratization। तो ये जो कमिटी सेटअप की गई थी, इन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट किया, इन्होंने ये कंक्लूड किया, ये रिपोर्ट दिया अपने, और ये कहा कि जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो कम्प्लीटली अलग हो चुके हैं। इट इज कम्प्लीटली डिवोर्स्ड एंड ब्यूरोक्रेटाइज्ड फ्रॉम द पंचायती राज। तो पंचायती राज सिस्टम जो है उससे ये पूरा बिल्कुल अलग हो चुकी है, जो कि एक हम जो कहते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री के केस में नहीं होना चाहिए, यानी कि इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटाइजेशन। ओके, तो ये इनका फाइनल कंक्लूजन था। तो इसके ऊपर कुछ और रिकमेंडेशन सजेस्ट किए, ओके, जिसके ऊपर आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली हेंस द कमिटी में द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस टू स्ट्रेंथन एंड रिवाइटलाइज द पंचायती राज सिस्टम। तो इस दौरान जो अगर हम कहें 1985 के टाइम पीरियड पर जो पंचायती राज सिस्टम था वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगा था। ओके, और ये जो है जो हम जिस पर्पज से इसे कंस्टिट्यूट किया जा रहा था उस पर्पज को ये फुलफिल नहीं कर पा रहा था बेसिकली। तो उस टाइम पे इसे रीस्ट्रेंथन करने के लिए, रिवाइटलाइज करने के लिए ये कुछ सजेशंस दिए हमारे जीवी के राव कमिटी ने, और ये सजेशंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, जरूरी है एज पर आवर एग्जाम्स आर कंसर्न। ओके, देखते हैं एक एक करके जो सारे रिकमेंडेशंस थे इनका। तो देखिए, सबसे पहला रिकमेंडेशन अगर हम देखें, द डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी दैट इज द जिला परिषद। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो विलेज लेवल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और जो ब्लॉक लेवल होता है उन तीन में थ्री टायर सिस्टम जहाँ पे है वो तीन बॉडीज आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी होता है उसे हम जिला परिषद कहते हैं। इट्स विल बी द पाइवोटल इंपोर्टेंस इन द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो इन्होंने ये कहा जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन आप कर रहे हैं, पावर को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा रहे हैं बाय मीन्स ऑफ डिवाइडिंग पावर्स, ओके, और यू कैन से सेपरेटिंग पावर। तो आप पावर्स को बांट के जो डिसेंट्रलाइज करने का जो सिस्टम शुरू किए हैं, तो इस केस में जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी जो कि जिला परिषद है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, पाइवोटल इंपोर्टेंस। ओके, तो इसके ऊपर इन्होंने और भी कुछ कहा। देखिए, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड लोअर लेवल्स शुड बी असाइंड एन इंपॉर्टेंट रोल विद रिगार्ड टू प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आप बेसिकली कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए बेसिकली ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल और जो लोअर लेवल्स हैं, ओके, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर उन्हें मेन रोल देना चाहिए, उन्हें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने देना चाहिए इन रिस्पेक्ट टू प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे उसको प्लान करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए और उसको सुपरवाइज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ये इंस्टीट्यूशंस को पावर देनी चाहिए या फिर उनके ऊपर ये रोल छोड़ देनी चाहिए। तो ये थी रिकमेंडेशंस ऑफ जीवी के राव कमेटी। ओके, कुछ और भी रिकमेंडेशंस थे, देखेंगे आगे। देखिए, some of the planning functions at the state level should be transferred to the district level planning units for effective decentralized district plannings। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग प्रॉपर तरीके से हो सके और रूरल डेवलपमेंट अच्छे तरीके से काम करे, इसके लिए इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि जो कुछ प्लानिंग फंक्शंस हैं वो स्टेट लेवल के जो भी प्लानिंग फंक्शंस हैं उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल में ट्रांसफर कर देना चाहिए, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जिला परिषद है, उस लेवल पे सारा प्लानिंग हो सके और इम्प्लीमेंटेशन हो सके। ओके, ए पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शुड बी क्रिएटेड। तो एक नई पोस्ट क्रिएट की जानी चाहिए और जिसका नाम होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट कमिश्नर का एक पोस्ट क्रिएट की जाइए, और ही शुड एक्ट एज द
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद, जो कि जिला परिषद और जो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के बॉडी कह रहे हैं उसका ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे। एंड शुड बी इन चार्ज ऑफ ऑल द डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो भी डेवलपमेंटल फंक्शंस किया जाएंगे, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स किए जाएंगे, प्लानिंग्स की जाएगी, उसका ये हेड रहेंगे, इंचार्ज रहेंगे बेसिकली। ओके, और एक रिकमेंडेशन था इनका, इलेक्शंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस विल बी हेल्ड रेगुलरली। तो उस टाइम पे क्या था कि ये जो सिस्टम पंचायती राज का सिस्टम डिग्रेड होने लगा था, और ये जो रेगुलर इलेक्शंस का जो प्रोसेस था वो भी नहीं हो रहा था, ठीक तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से इन्होंने एक और बार उसके ऊपर एम्फासिस देते हुए ये रिकमेंड किया कि जो इलेक्शंस है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए वो रेगुलरली होना चाहिए। एंड इन्होंने ये भी कंक्लूड किया, इन्होंने अपना फाइंडिंग्स में ये भी देखा कि इट फाउंड दैट इलेक्शंस बिकेम ओवरड्यू फॉर 1 और मोर टायर्स इन 11 स्टेट्स। ओके, तो तकरीबन 11 स्टेट्स में जो है इलेक्शंस ओवरड्यू हो चुके थे। ओके, यानी कि टाइम हो चुका था, टेन्योर खत्म हो चुका था, लेकिन अभी तक इलेक्शंस कंडक्ट नहीं किए गए थे। ओके, तो उस टाइप के जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इश्यूज आ रहे थे, उसको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने रिकमेंड किया कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस हैं वो रेगुलरली कंडक्ट किए जाएं। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ जीवीके राव कमेटी। ओके, तो इसका आगे क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकला देखते हैं। दस द कमेटी इन इट्स स्कीम ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड स्कीम ऑफ फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन असाइंड ए लीडिंग रोल टू पंचायती राज इन लोकल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये जो कमेटी जब आई, ये पंचायती राज के ऊपर एक इंपॉर्टेंट रोल देने की बात की, यानी कि लोकल प्लानिंग और डेवलपमेंट के केस में इसका एक मेजर रोल रहेगा, ये बात इन्होंने की बेसिकली। ओके, इट इज इन दिस रेस्पेक्ट दैट द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी डिफर्ड फ्रॉम दोज of Dantewala committee report on block level planning which came in 1978 and the Hanumanta Rao committee on district planning 1994। तो ये जो है जीवीके राव कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे, उनके जो रिपोर्ट थे वो कुछ डिफरेंट थे फ्रॉम द अदर 2 रिपोर्ट्स। ओके, दैट इज पहला जो है दंतेवाला कमेटी रिपोर्ट इससे अलग थी, क्योंकि इन्होंने जो है ब्लॉक लेवल प्लानिंग पे एम्फासिस दिया था। तो ब्लॉक्स लेवल पे आप प्लानिंग कीजिए, इंप्लीमेंटेशन कीजिए और डेवलपमेंट का प्रोसेस इनिशियल कीजिए। ओके, वहाँ पे स्ट्रेंथन कीजिए। तो ये जो रिपोर्ट आई थी 1978 में आई थी। ओके, और साथ ही साथ जो हनुमंत राव कमेटी आई थी जो कि पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के ऊपर फोकस कर रही थी, ये भी जो है 1984 के ऊपर आई थी। तो ये 2 रिपोर्ट में से ये कंप्लीटली डिफरेंट है जीवीके राव कमेटी, क्योंकि इसमें ये जो भी कहा गया कि पंचायत को भी कुछ रोल मिलने चाहिए, यानी कि पंचायत का भी कुछ रोल होना चाहिए इन केस ऑफ लोकल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसी तरीके से ये डिफर करती है बाकी के 2 रिपोर्ट से। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करते हैं। देखिए, बोथ द कमिटीज हैव सजेस्टेड दैट द बेसिक डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग फंक्शन शुड बी डन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जैसे कि हमने देखा अभी दंतेवाड़ा जो रिपोर्ट कमीशन और साथ ही साथ जो हनुमंत राव का है, तो वो दोनों के जो कमिटीज के रिपोर्ट्स थे, ओके, उन्होंने बेसिकली ये सुझाव दिया था कि जो प्लानिंग फंक्शंस वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। ओके, और देखिए द हनुमंत राव कमेटी एडवोकेट सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडीज अंडर आइदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मिनिस्टर। तो हनुमंत राव कमेटी जो आया था, उन्होंने 1984 में उन्होंने ये भी बोला था कि जो सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडीज कंस्ट्रक्ट की जानी चाहिए, और वो जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर किसी मिनिस्टर के अंडर रहना चाहिए। ओके, इनका ये रिकमेंडेशन था उस दौरान। इन बोथ द मॉडल्स द कलेक्टर शुड प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल। तो ये जो 2 कमिटीज आई थी, ओके, प्रायर टू दैट ऑफ द जीवीके राव कमेटी, इन्होंने ये कहा कि जो कलेक्टर रहेंगे किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, उनका एक सिग्निफिकेंट रोल रहेगा इन द केस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थ्रू द कमिटी स्टेटेड दैट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस विल आल्सो बी एसोसिएटेड विद दिस प्रोसेस। यानी कि नो डाउट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इनका भी एक रोल रहेगा, लेकिन जो मेजर रोल रहेगा वो कलेक्टर का रहेगा, इनका एक सिग्निफिकेंट रोल रहेगा इस केस में, प्लानिंग के केस में। तो ये जो कमिटीज यही सजेस्ट किए थे पहले। द कमिटीज रिकमेंडेड दैट द कलेक्टर शुड बी द कोऑर्डिनेटर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ ऑल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग एक्टिविटीज। तो एज यूजुअल हम जैसे पता है कलेक्टर के अगर इंपोर्टेंट रोल देते हैं तो वो कोऑर्डिनेटर के तौर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगे, जो भी जितने भी सारे प्लानिंग एक्टिविटीज और डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे। ओके, उसके नेक्स्ट दस द हनुमंत राव कमिटी डिफर्ड इन दिस रेस्पेक्ट फ्रॉम दोज ऑफ बलवंत राय मेहता कमिटी द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिटी। ओके, देखिए अगर आप यहाँ पे एक फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करें तो हनुमंत राव कमेटी जो थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी बाकी के रेस्ट अदर कमिटीज से। कौन कौन से कमिटीज देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी जिसकी हम कल डिस्कशन कर चुके हैं, साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी ऑफ इंडिया, अशोक मेहता कमेटी एंड फाइनली द जीवीके राव कमेटी विच रिकमेंडेड। तो ये जो डिफरेंट कमिटीज हैं इनसे ये कम्प्लीटली डिफरेंट था इनका रिकमेंडेशन हनुमंत राव कमेटी के। ओके, क्योंकि ये जो कमेटी थी इस रिकमेंडेड रिडक्शन इन द डेवलपमेंटल रोल्स इन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो ये बाकी के जो कमिटीज थे ये इन्होंने ये कहा था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का इतना ज़्यादा मेजर रोल नहीं रहना चाहिए, और उसके बजाय हम ग्रास रूट लेवल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, दैट इट इज़ द एट पंचायती लेवल। ओके, लेकिन ये जो हनुमंत राव कमेटी इन्होंने ये कहा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो कलेक्टर के लेवल पे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल रहना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस था, आप याद रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
कुछ और कमिटीज की बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो कमेटी है वो है एल एम सिंघवी कमेटी। ओके, तो इस कमेटी से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशंस थे, उसके ऊपर भी एक नजर डालते हैं। चलिए, इन 1986 ये जो है नेक्स्ट ईयर आया था 1986 में, राजीव गांधी गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमिटी टू प्रिपेयर ए कॉन्सेप्ट पेपर ऑन रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। तो ये जो है इसी पर्पज के लिए अपॉइंट की गई थी एल एम सिंघवी कमेटी, एंड बेसिकली ये जो है राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई थी इन द ईयर 1986। ओके, इसका भी मेन यही पर्पज था कि किस तरीके से रिवाइटलाइज कर सकते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। ओके, फॉर इन ऑर्डर फॉर प्रॉपर डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो इसके जो चेयरमैन थे इसे एल एम सिंघवी थे, कि इनके नाम के हिसाब से कमेटी की सेटअप की गई थी। देखिए ये कुछ रिकमेंडेशंस था एल एम सिंघवी कमेटी का। ओके, इसके ऊपर भी डिटेल देखते हैं क्या क्या थे रिकमेंडेशंस इनके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप याद रखेंगे। तो ये जो इन्होंने रिकमेंड किया कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। ओके, ये बेसिकली एल एम सिंघवी कमेटी ने पहली बार बोली। तो ये भी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए। तो वो थी एल एम सिंघवी कमेटी। ओके, एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजीव गांधी गवर्नमेंट फॉर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व, ताकि ये प्रोटेक्टेड रह सके और प्रिजर्व रह सके इनका जो स्टेटस है। फॉर दिस पर्पज ए न्यू चैप्टर शुड बी एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी रीजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट करके इन्हें एक स्टैट्यूटरी स्टेटस देना चाहिए। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनली रखना चाहिए। दिस विल मेक देयर आइडेंटिटी एंड इंटीग्रिटी रीजनेबली एंड सस्टेनेबली इनवायलेट। ओके, तो ताकि ये जो है इनका एक आइडेंटिटी प्रॉपर बनी रह सके और ये पर्टिकुलरली किसी और के ऊपर या फिर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होना ना पड़े, क्योंकि अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाता है तो इन दैट केस वो लोग इसके रिलेटेड प्रोविजंस चेंज करके कुछ अलग ही कर देंगे। ओके, तो उसी वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने का एक रिकमेंडेशंस दिया गया था बाय एल एम सिंघवी कमेटी। इट आल्सो सजेस्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू एंश्योर रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कुछ बनाने चाहिए, कुछ प्रावधान बनाने चाहिए ताकि जो रेगुलर और फ्री और फेयर इलेक्शंस हो सके पंचायती राज बॉडीज के अंदर। ओके, नेक्स्ट कुछ और रिकमेंडेशंस थे। देखिए सेकंड जो रिकमेंडेशन था वो नया पंचायत शुड बी एस्टेब्लिश्ड फॉर ए क्लस्टर ऑफ विलेज। तो हमने जैसे कि देखा जो जुडिशरी का काम करेगी, ओके, पंचायत लेवल पे नया पंचायत जो भी वो बनाए जाएंगे फॉर ए क्लस्टर ऑफ विलेज, यानी कि कुछ विलेज, कुछ गाँव को लेके, कुछ गाँव को मिला के, ग्रुप ऑफ विलेजेस को मिला के एक नया पंचायत की गठन की जाएगी। ओके, नेक्स्ट द विलेजेस शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड टू मेक ग्राम पंचायत मोर वायबल। ओके, तो एक काम करके कि ये जो विलेजेस हैं इन्हें रीऑर्गेनाइज कर दिया जाए। ओके, और डिवीजन करके उस हिसाब से जो ग्राम पंचायत का सेटअप किया जाए। इट ऑल्सो एस्टेब्लिशेस द इंपोर्टेंस ऑफ ग्राम सभा एंड कॉल इट द एम्बोडिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि ग्राम सभा के ऊपर भी इन्होंने इंपोर्टेंस दिया था कि ग्राम सभा का जो प्रोसीजर आज के डेट में हम देख रहे हैं, ओके, उसका जो कंप्लीट प्रोसेस, उसका ये रिकमेंडेशंस भी दिए थे उसी टाइम पे। ओके, एंड इट वाज द एम्बोडिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का ये एक इंपॉर्टेंट या फिर कहें एक एमिनेंट पार्ट होना चाहिए। ओके, द विलेज पंचायत शुड हैव मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और इन्होंने ये भी कहा कि जो विलेजेस के पंचायत हैं उनको जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ज़्यादा मिलने चाहिए। द जुडिशियल ट्रिब्यूनल शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन स्टेट्स टू एजुकेट कंट्रोवर्सीज अबाउट इलेक्शंस टू द पंचायत राज इलेक्शंस, द डिसोल्यूशंस एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू देयर फंक्शनिंग। तो इनके जो इलेक्शन प्रोसेस, इनके डिसोल्यूशन प्रोसेस और इनके जो कुछ और मैटर्स उनके फंक्शनिंग से रिलेटेड उसको टैकल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हर एक स्टेट्स में जो है जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स की सेटअप करनी चाहिए। तो ये भी था इनको रिकमेंडेशंस कि आप जुडिशियल ट्रिब्यूनल सेटअप कीजिए जो कि ये सारी मैटर्स के ऊपर पंचायत राज के ये सारे मैटर्स के ऊपर बेसिकली कंट्रोल करेगी या फिर रेगुलेट करेगी। ओके, आगे बढ़ेंगे। थंगन कमेटी, ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कमेटी, इनका भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। ओके, देखिए इन 1988 ये जो है 1988 में आया था, सब कमिटी ऑफ द कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ पार्लियामेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पी.के. थंगन टू एग्जामिन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। तो ये जो कमेटी बेसिकली 1988 में कंस्ट्रक्ट की गई थी और ये पी.के. थंगन इसके चेयरमैन थे। और ये जो है बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के ऊपर ही क्या चल रहा है उसके रोल के ऊपर ही एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बनाए गए थे। ओके, तो उसे एग्जामिन करने के लिए क्या पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है डिस्ट्रिक्ट का ये जो प्लानिंग को लेके, ओके, प्लानिंग और डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को लेके क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके ऊपर एक रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की थी। दिस कमेटी सजेस्टेड फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि आप पंचायती राज सिस्टम को स्ट्रेंथन कीजिए। ओके, तो ये इनके रिकमेंडेशंस थे, क्या क्या हैं देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि द पंचायती राज बॉडी शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज। तो इन्होंने भी यही कह दिया कि जो इन्हें जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हैं इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर देना चाहिए। ओके, ए 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज विद पंचायत विलेज ब्लॉक्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। तो इन्होंने 3 टायर सिस्टम की सजेशन दी थी, रिकमेंडेशन दी थी। ओके, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में डिटेल। ओके, जिला परिषद शुड बी द पाइवट ऑफ पंचायत राज सिस्टम। तो इन्होंने भी ये कहा दिया कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा जिला परिषद
वो एक पाइवोटल रोल प्ले करेंगे, मेजर रोल प्ले करेंगे पंचायती राज सिस्टम के अंदर। एंड इट शुड एक्ट एज द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एजेंसी इन द डिस्ट्रिक्ट। और जो जिला परिषद है ये बेसिकली एक प्लानिंग और डेवलपमेंट एजेंसी की तरह पे काम करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके, द पंचायती राज बॉडी शुड हैव ए फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 years। तो इन्होंने एक टेन्योर भी दे दिया कि इसका जो है एक टाइम पीरियड होना चाहिए फिक्स्ड, और वो है 5 साल का एक टाइम पीरियड फिक्स रहना चाहिए ये सारे बॉडीज का। ओके, तो ये थे रिकमेंडेशंस ऑफ थंगन कमेटी। देखिए आगे कुछ और रिकमेंडेशंस के ऊपर भी नजर डालेंगे, ये कुछ और भी बातें बोली थी। देखिए द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सुपर सीजन ऑफ ए बॉडी शुड बी 6 months। यानी कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है या फिर कोई इश्यूज इलेक्शन नहीं हो पाता कि कोई ऐसा इश्यूज की वजह से जो रेगुलर फंक्शनिंग नहीं हो पा रहा है, तो इन दैट केस सुपर सीजन का जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम 6 महीने तक हो सकता है। ओके, किसी और का कंट्रोल के ऊपर। ओके, ए प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी शुड बी सेटअप एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे एक प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी सेटअप कर दी जानी चाहिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्ट्री फॉर प्लानिंग। तो ये जो है मिनिस्ट्री फॉर प्लानिंग के चेयरमैन, उसके जो मिनिस्टर होंगे उसके वो चेयरमैन करेंगे, आगे हेड करेंगे इस कमेटी को, जो कि प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की देखरेख करेंगे। ओके, द प्रेसिडेंट्स ऑफ जिला परिषद शुड बी इट्स मेंबर। और साथ ही साथ जो है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के जो प्रेसिडेंट्स रहेंगे, जिला परिषद के जो प्रेसिडेंट्स रहेंगे, वो लोग यहाँ के इस कमेटी के मेंबर रहना चाहिए। ओके, चेयरमैन जो है वो मिनिस्टर रहेंगे और प्लानिंग जो होंगे। ओके, ए डिटेल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर पंचायती राज शुड बी प्रिपेयर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पंचायती राज के लिए एक डिटेल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स तैयार की जानी चाहिए, किस तरीके से वो काम करेगा, किस किस मैटर के ऊपर वो प्लानिंग करेंगे, डेवलपमेंट प्रोसेस रेगुलेट करेंगे, तो उसके लिए एक कंप्लीट लिस्ट बना दी जानी चाहिए और इसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ये भी था इनका सजेशंस। ओके, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन ऑल द 3 tiers शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की बेसिस पे एससीज एसटीज को जो है या फिर कोई अगर माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनके लिए रिजर्वेशंस रहना चाहिए हर एक लेवल पे, हर एक जो 3 tier लेवल हमने देखा। ओके, दैट इज विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों जगह पे रिजर्वेशंस का एक जो प्रोसेस है वो होना चाहिए। देयर शुड ऑल्सो भी रिजर्वेशन फॉर वुमेन। साथ ही साथ जो है वुमेन्स के लिए भी रिजर्वेशन की इन्होंने बात की थी। स्टेट फाइनेंस कमीशन शुड बी सेटअप इन ईच स्टेट। स्टेट फाइनेंस कमीशन बनानी चाहिए हर एक राज्य में। ओके, इट विल ले डाउन द क्राइटेरिया एंड गाइडलाइंस फॉर द डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जो कि बेसिकली किस तरीके से फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और किस तरीके से जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, फंड्स दी जाएगी, उसके गाइडलाइंस ये रेगुलेट करेंगे, बनाएंगे, क्राइटेरिया बनाएंगे, कंडीशन सेटअप करेंगे हमारे स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो इसकी सेटअप के लिए भी थंगन कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी, आप याद रख सकते हैं। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद। जो जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होना चाहिए। तो ये सारे रिकमेंडेशन। नेक्स्ट जो है गडगिल कमेटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। गडगिल कमेटी क्या है वैसे देखिए, द कमिटीज ऑन पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1988 बाय द कांग्रेस पार्टी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वी एन गडगिल। ओके, तो ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1988 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और इसके जो चेयरमैन थे ये वी एन गडगिल थे। ओके, तो ये बेसिकली जो कमेटी सेटअप की गई थी, इट वाज फॉर द रीजन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। ओके, ये आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, दिस कमेटी वाज आस्क्ड टू कंसीडर द क्वेश्चन ऑफ हाउ बेस्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कुड बी मेड इफेक्टिव। तो इस तरीके से जो रिवाइटलाइज और रिस्ट्रेंथन करने के लिए डिफरेंट कमेटीज सेटअप की गए थे, लेकिन इन्होंने ये कहा कि किस तरीके से और बेटर किया जा सकता है और इवन बेस्ट किया जा सकता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। ओके, इफेक्टिवली कैसे उन्हें काम किया जा सकता है, उस पर्पज के लिए इसका ये मेन क्वेश्चन था और उसके लिए ये रिकमेंडेशंस देना था इनको। ओके, गडगिल कमेटी को। तो देखिए ये क्या क्या रिकमेंडेशंस इन्होंने सजेस्ट किया, उसके लिए ये डिस्कशन करते हैं एक एक करके। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला रिकमेंडेशन जो ये कमेटी ने दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, इन्होंने भी वही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की। ओके, जो हमने प्रीवियस 2 कमिटीज में भी ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। इट शुड बी बेस्टेड ऑन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इन्होंने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर ही दीजिए इसे। ओके, नेक्स्ट ये 3rd tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज, इन्होंने भी 3rd tier सिस्टम की सजेशंस दी थी। 3rd tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज विद पंचायत विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3 tier सिस्टम रहना चाहिए। तीसरा जो रिकमेंडेशन था, द टर्म पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी फिक्स्ड एट 5 years। तो इन्होंने भी वही बात बोल दी जो प्रीवियस हमारे कमिटीज ने बोली थी। ओके, उसे ही इन्होंने कंबाइन करके सारे कमिटीज के जो सजेशंस थे, रिकमेंडेशंस थे, उसी को ही ये बोल रहे हैं। तो बेसिकली इन्होंने भी ये कह दिया कि जो ये 5 साल तक इनका बेसिकली टेन्योर रहना चाहिए। द मेंबर्स ऑफ द पंचायत एट ऑल 3 डिस्ट्रिक्ट लेवल शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड। इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शंस की भी बात सजेस्ट की थी कि जो भी सारे मेंबर्स हैं तीनों लेवल पे ये डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे। ओके, और कुछ रिकमेंडेशन देखते हैं। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन था, ये इन्होंने ये कहा कि रिजर्वेशन होना, जो कि बेसिकली पहले से हमने देखा कि जो हमारे प्रीवियस कमिटीज थे, थंगन कमेटी, इन्होंने भी ये सजेस्ट किया था कि रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन
रहना चाहिए। ओके, तो उसी बात को ये फिर से बोल रहे हैं। ओके, द पंचायती राज बॉडी शुड हैव ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पंचायती राज बॉडीज जो है इन्हें सोशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो प्लानिंग और डेवलपमेंट और उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने का जो पावर देना चाहिए और ये इससे मेजर रोल प्ले करना चाहिए। एंड फॉर दिस पर्पस ए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट शुड बी स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक ही बात इन्होंने भी बोल दी कि जो पर्टिकुलर कौन कौन से मैटर के ऊपर ये प्लानिंग करेंगे, डेवलपमेंट और प्रोसेस करेंगे, उसका एक लिस्ट बना दीजिए आप और उसे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। तो ये जो है पंचायती राज के लिए बोला था गडगिल कमेटी। ओके, द पंचायती राज बॉडी शुड बी एम्पावर्ड टू लेवी, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस एंड ड्यूटीज। तो ये एक और रिपोर्टेड बात बोली कि इन्हें जो है टैक्सेस कलेक्ट करने का, टैक्सेस इंपोज करने का जो पावर्स भी देना चाहिए ताकि ये इनका खुद का फाइनेंशियल ये मेंटेन रख सके। ओके, फाइनेंशियल स्टेटस। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर द एलोकेशन ऑफ फाइनेंसेस टू द पंचायत। तो ये जो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, गडगिल कमेटी का जो रिकमेंडेशन था वो प्रीवियस के जो तीनों कमेटीज या फिर 4 कमेटीज जितने भी कमेटीज आए थे, ये सबके जो रिकमेंडेशन को मिला के खुद का एक रिकमेंडेशन सबमिट किया। ओके, तो ओवरऑल वही सेम बातें ही बोली जा रही है आप अगर ध्यान से देखें तो। ओके, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, इन्होंने ये भी कहा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन एक एस्टेब्लिश की जाएगी जो कि कंडक्ट करवाएगी इलेक्शंस टू द पंचायत। तो ये कुछ नए रिकमेंडेशंस नहीं थे बल्कि वही पुराने रिकमेंडेशंस ही थे और सबका एक कंसोलिडेटेड फॉर्मेट है। ये सबको एक कंबाइन करके एक रिकमेंडेशन इन्होंने सबमिट की गडगिल कमेटी। ओके, देखिए दिस रिकमेंडेशंस बिकेम फॉर द बेसिस फॉर ड्राफ्टिंग एंड अमेंडमेंट बिल। तो ये जो सारे रिकमेंडेशंस गडगिल कमेटी ने दी, तो इसके बेसिस पे इन्होंने एक ड्राफ्टिंग यानी कि एक अमेंडमेंट बिल बनाए और फॉर एम्ड एट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्टिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इसके बेसिस पे इन्होंने अमेंडमेंट बिल बना के ये जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की एक प्रोसेस स्टार्ट की। ओके, एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर दी। इसके ऊपर देखते हैं आगे क्या हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन। ओके, तो जैसे कि हमने आफ्टर द गडगिल कमेटीज रिकमेंडेशंस जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया था, क्योंकि जो भी सारे कमेटीज हैं 2-3 कमेटीज ये बात रिकमेंड कर चुके थे ऑलरेडी, तो उसके लिए उसके ऊपर ध्यान दिया गया और इस प्रोसेस को शुरू कर दी गई कॉन्स्टिट्यूशनलाइज प्रोसेस। तो देखते हैं ये किसी तरीके से इसका जो प्रोसेस एज ए डायरेक्टली हो गया या फिर इसे टाइम टेकिंग लगा, तो किस तरीके से इसका प्रोग्रेस हुआ उसके ऊपर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें राजीव गांधी गवर्नमेंट में इसे ये बात बोली गई थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दीजिए, ओके, बाय द LM सिंघवी कमेटी, जो हमने अभी भी डिस्कशन की। देखिए, जो राजीव गांधी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट जो थी ये 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आई इन लोकसभा इन जुलाई 1989 टू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इनका जो मेन मोटो था बिहाइंड दिस बिल, इसका जो मेन एम था कि आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करेंगे। ओके, जिससे कि क्या होगा कि वो मोर पावरफुल और ब्रॉड बेस्ड बन जाएंगे। ओके, उनका एक सॉलिड पोजीशन बन जाएगा इन द डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, ऑल्दो द लोकसभा पास द बिल इन 1989, ये जो बिल आई थी ये लोकसभा में पास हो गई नो डाउट 1 अगस्त में, बट इट वाज नॉट अप्रूव्ड बाय द राज्यसभा। लेकिन ये जो है राज्यसभा में पास नहीं हो पाई थी फर्स्ट टाइम। द बिल वाज वेहेमेंटली अपोज्ड बाय द ऑपोजिशन ऑन द ग्राउंड दैट इट शोड टू स्ट्रेंथन सेंट्रलाइजेशन इन द फेडरल सिस्टम। तो ये जो ये बात कह के ऑपोजिशन इसे अपोज कर रही थी इस बिल को कि ये जो है स्ट्रेंथन कर रही है सेंट्रलाइजेशन फेडरल सिस्टम में। फेडरल सिस्टम में बेसिकली सेंट्रलाइजेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसी वजह से इसे अपोज कर दिया गया। ओके, बाय द राज्यसभा। तो ये राज्यसभा में बिल्कुल भी अप्रूव नहीं हो पाए। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्या हुआ था उसके बाद। नेक्स्ट जो है VP सिंह गवर्नमेंट आई। ओके, उनके टाइम पे भी इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए, अमेंडमेंट यानी कि आपके जो बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए। देखिए, द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो है सून आफ्टर एज्यूमिंग ऑफिस इन नवंबर 1989 में इन्होंने भी अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ VP सिंह, उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे VP सिंह, उनके प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान ये इंट्रोड्यूस किया गया था। अनाउंस दैट इट वुड टेक स्टेप्स टू स्ट्रेंथन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इन्होंने ये कहा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए ये कुछ स्टेप्स लेंगे। नेक्स्ट, ये जो है जून 1990 में 2-day कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट चीफ मिनिस्टर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ VP सिंह वाज हेल्ड टू डिस्कस द इशू रिलेटेड विद स्ट्रेंथनिंग ऑफ पंचायती राज बॉडीज। तो जून 1990 में क्या हुआ, एक 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ, बैठक हुआ बिटवीन द सारे के सारे जो स्टेट्स हैं उनके CMs के बीच, और जिसको चेयर कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, ओके, VP सिंह जो थे उस टाइम के। ओके, तो ये जो बेसिक पर्पज था बिहाइंड दिस कॉन्फ्रेंस वाज टू स्ट्रेंथन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। द कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड द प्रोविजंस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो इस कॉन्फ्रेंस पे ये कंक्लूड किया गया, ये डिसीजन लिया गया कि एक फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, एक और अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस की जाएगी और ये जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया जाएगा।
Consequently, a constitutional amendment bill was introduced in Lok Sabha in September 1990. तो उसकी अकॉर्डिंग, ये जो कॉन्फ्रेंस के अकॉर्डिंग, इसके डिसीजन के अकॉर्डिंग एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस की गई थी लोकसभा में सितंबर 1990 में. ओके, हाउएवर द फॉल ऑफ गवर्नमेंट रिजल्टेड इन द लैप्स ऑफ द बिल. लेकिन ये जो है, ये गवर्नमेंट वीपी सिंह का जो गवर्नमेंट था, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई और ये गिर गई. इसी वजह से ये जो बिल है ये भी लैप्स हो गई. तो फाइनली जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का फेट अगर हम बात करें तो वो फिर से उसी तरह रह गया. ओके, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हो नहीं पाया बिल्कुल भी. ओके, तो किस तरीके से हुआ आगे एक और देखते हैं. नरसिम्हा राव का गवर्नमेंट. ओके, जब भी नरसिम्हा राव का गवर्नमेंट आया उससे दौरान ये हुआ था. देखिए, द कांग्रेस गवर्नमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव वंस अगेन कंसीडर द मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ द पंचायती राज बॉडीज. तो कांग्रेस जो थी फिर एक बार इसे कंसीडर की कि किस टाइम पे, पीवी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट के टाइम पे, कि जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इसे कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया जाए. तो इट ड्रास्टिकली मॉडिफाइड द प्रोपोजल्स इन दिस रिगार्ड एंड to delete the controversial aspects and introduced a constitutional amendment bill in the Lok Sabha in September 1981. तो जो प्रायर recommendations थे या फिर प्रोविजंस थे जो भी आ रहे थे बिल, ओके, तो उसको ये थोड़े मॉडिफाई किए और जो भी कंट्रोवर्शियल पार्ट्स थे उसके अंदर जिसको बेसिकली ज़्यादा अपोज किया जा रहा था, उस पार्ट को ये अमेंड किए, मॉडिफाई किए, चेंजेस किए और ये जो है लोकसभा में ये बिल लेके आए सितंबर 1991 में. ओके, दिस बिल फाइनली एमर्ज एज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. तो ये जो बिल था ये फाइनली एक्सेप्ट हुआ और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तौर पे ये अप्रूव हो गया जो कि 1992 में. एंड इट केम ऑन फोर्स ऑन 24 अप्रैल 1993. 24 अप्रैल 1993 ये डेट आप जरूर याद रखें क्योंकि ये जो डेट है इसी के दिन आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुआ था और ये एनफोर्स हुआ था. तो इस डे को हम पंचायती राज डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं. तो ये आप याद रखें जरूर. ओके, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं. तो ये था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो 1992 में आया था और 24 अप्रैल 1993 से कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हो गया था पूरा ऑफिशियली हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है. ओके, पंचायत को उसका ओन स्टेटस, प्रेजेंट डे का जो स्टेटस है वो मिल गया था बेसिकली. ओके, तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है और ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर आगे हम डिस्कशन करेंगे आने वाले वीडियो में. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग. अगर आपको ये एडवांटेजेस लगा हो, यूजफुल लगा हो, देन प्लीज डू लाइक एंड शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू फ्रेंड्स.